हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी धन पे। आज के हम वीडियो में देखेंगे खान ग्लोबल स्टडी बिहार पुलिस का जो सेट है वो सेट का आज 6 चलने वाला है। और आपको जैसे पता होगा कि ये 2025 का लेटेस्ट सेट है और वैकेंसी के बारे में पता होगा कि 19,838 वैकेंसी पे जो आई है फॉर्म, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग भर दिए होंगे। और देखिए आज का हम जो सेट 6 देखने वाले हैं, तो ये यहाँ पे इससे पहले आप देखिए तो ये सारे सेट हो चुके हैं। आज हम सेट 6 पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे देखिए और अपना देखते चलिए कि आप कितना बना पाते हैं। यदि आप यहाँ पे बना पाते, जितना भी बनाते हैं आप स्कोर में बताइए कमेंट बक करके कि आपका स्कोर कितना रहा, ताकि हम एक ओवरऑल अंदाज़ा लगा पाए कि इस बार कटअप क्या हो सकता है। यदि आप वैसे बात करें तो यदि आप 65-70 के बीच में लाते हैं या उससे प्लस लाते हैं तो आप समझिए कि थोड़े सेफ हैं। यदि 80 प्लस लाते हैं तो समझिए पूरा सेफ है। आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रिवाइज करते हुए चलिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हवा महल 1799 में महाराजा डैश द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था सेवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बोला कि राजस्थान में 5 मंजिला 953 खिड़कियों वाला हवा महल है, जिसका निर्माता सेवाई प्रताप सिंह 1799 में कराया था, जिसके लाल चंद उस्ताद वास्तुकार थे। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ याद करना है। वैसे वास्तुकार तो पूछा नहीं जाएगा बिहार के एग्जाम में, यदि आप राजस्थान के एग्जाम देते तो वहाँ पे पूछा जा सकता था। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि ये सवाई प्रताप सिंह जो है हवा महल बनाए थे और ये 1799। इतना ही डेट आपको काफ़ी, मतलब इतना ही चीज़ें काफ़ी रहेगा। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो नील दर्पण पुस्तक जो है दीनबंधु मित्र ने ये इसने लिखी थी। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या लिखा है, नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इस पुस्तक में नील की खेती करने वाले किसान के कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष का वर्णन किया गया है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है, निकोलो कांटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पे देखिए तो ये कृष्ण देव राय द्वितीय, मतलब यहाँ पे देवराय द्वितीय हो जाएगा। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। बोला कि इतालवी यात्री निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय शासनकाल में 1420 से 21 ईस्वी में भारत आया था। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन मिलन नहीं होगा। यहाँ पे मिलन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, विलय होगा। क्या होगा, विलय। ठीक है, यानी कि इसका होगा क्या कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वाजिद अली शाह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। यहाँ पे कुशासन के आरोप में इसको विलय कर दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अवध में कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय वहाँ का शासक वाजिद अली शाह था। यह डलहौजी व्यपगत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी जो दिए थे उसी का ये परिणाम था। आगे देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन बोला असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी के बाद असहयोग आंदोलन चलाए गए थे, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित हुई थी। ठीक है, आपको पता होगा जलियांवाला बाग था जो जल्ली नामक एक व्यक्ति का एक जो है पर्सनल मतलब एक ज़मीन था। ठीक है, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे। वहाँ पे वैसाखी मतलब पूर्णिमा मनाया जाता था। वैसाखी शायद मतलब वैसाखी काल वैसाखी के बारे में बात करेंगे तो ये एक काल वैसाखी नहीं, वैसाखी जो एक फेस्टिवल होता है पंजाब में, उस वही मनाया जा रहा था। उसके वहाँ पे क्या लगे थे, वहाँ पे मेला लगे हुए थे, उसी मेला में मतलब ये कांड हुआ था। आगे देखिए गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो यहाँ पे इसका सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ जो बात करें वाराणसी के आसपास में है, अभी यूपी वाराणसी के आसपास में आप देखेंगे तो सारनाथ आपको देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और पहला उपदेश जो है ये अपने 5 साथियों को दिया था। ठीक है, यही 5 साथी इसके शिष्य बन गए थे। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, शरद चंद्र हो जाएगा। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका देखिए क्या लिखा गया है इसके बारे में। शरद चंद्र है इसके यहाँ पे देखिए शरद चंद्र है इसके उपन्यास दत्ता, देवदास, अर्छनिया, गृहदाह और निष्कृति आदि है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है।
तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। अगले देखिए इसका विश्लेषण देख लीजिए। तो बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्र सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं समाज सुधारक थे। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु के नाम से महादेव गोविंद रानडे था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसका कुछ देख लेते हैं, जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसी को देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी के गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल जी के जी लिख देते हैं यहाँ पे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु क्या हो जाएंगे, MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे, ये आप याद रखिएगा, रानडे। ठीक है, तो ये देखिए महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन इससे आगे बनेगा क्या कि महात्मा गांधी जो है फिर मतलब कुछ आश्रम का स्थापना किए थे, उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। महात्मा गांधी पहली बार जेल जो है मतलब वहाँ पे अफ्रीका में गए थे, ये क्वेश्चन बनेगा। और ये फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए थे, ये महात्मा गांधी से क्वेश्चन बनेगा। नव यहाँ पे एक समाचार पत्र चलाए थे, जिसका मतलब ये 2-3 समाचार पत्र चलाए थे। ठीक है, उसमें से हरिजन समाचार पत्र होगा इसका, नवजीवन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में पूछा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डेट पूछा जाएगा आपको यहाँ से कि महात्मा गांधी के किस दिवस के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो 9 जनवरी को, देखिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। वो कब किस लिए मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। इसी के रूप में मतलब महात्मा गांधी को यहाँ पे महात्मा गांधी के आने के उद्देश्य में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जो आए थे वो कौन सा ड्रेस पहने थे, काठियावाड़ी ड्रेस पहने थे, जो एक गुजरात के काठियावाड़ी ड्रेस है जिसमें आपको धोती कुर्ता और चोंगा दिख जाएगा पहने हुए, तो उस तरह के ड्रेस पहने थे महात्मा गांधी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब वो आए तो किस तरह के ड्रेस पहने थे, तो काठियावाड़ी ड्रेस पहने थे, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन था। तो ये भारतीय शासक हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे व्याख्या इसका देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। लाख बख्श का अर्थ लाखों का दान देने वाला। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत में उस कटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये जबलपुर में हो जाएगा। जबलपुर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये जबलपुर जिला है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मतलब जो इतना ही नहीं बनेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि भारत वन संस्थान कहाँ पे है, यानी कि वन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भारत में। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड का राजधानी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान के बारे में बात करें तो वो जबलपुर में है। दोनों में कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला भारतीय उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वही चीज़ें क्लियर किया गया यहाँ पे। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे देखेंगे तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट देख लीजिए, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 मिनट। यहाँ पे हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन, ये हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लीजिए। यहाँ पे होता क्या है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन, ये संलयन की क्रिया होता है, नाभिकीय संलयन इसको बोला जाता है। ये क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में टूटना होता है। शॉर्टकट में आप ये याद रखेंगे, हाइड्रोजन का हीलियम में टूटना ये होता है। आगे देखिए इसका है मतलब जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो दिखाया गया है। इसको आप यदि समझ पाते तो समझिए, और नहीं समझ पाते तो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल्स मिलकर के हीलियम के मतलब मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में टूट जाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखिएगा। न्यूक्लियर एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन के बारे में बात करें तो परमाणु विखंडन कहलाता है, जिसमें जितने भी सारे आपको परमाणु भट्टी देखेंगे वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जो नाभिकीय संलयन होता है वो सूर्य के कोर भाग में होता है, यानी कि आंतरिक भाग में नाभिकीय संलयन होता है, ना कि बाहरी भाग में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नागी बांध जो है जमुई जिले में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बोला नागी पक्षी अभ्यारण्य झारखंड के सीमा के पास बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2004 में इस
पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया। इस अभ्यारण्य में सफ़ेद बाघ टेल, काले रंग के रेड स्टार्ट महत्वपूर्ण पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन में संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अमीर तो हो जाएगा झारखंड। इसके बाद बात करें तो मतलब यहाँ पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, तो सबसे अमीर कौन हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बताए हम व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया गया भारत में कोयले के भंडार एवं उत्पादन में सबसे अमीर राज्य झारखंड है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा है। कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कोयले के उत्पादन में भारत क्या है, विश्व का तीसरा स्थान है। लेकिन देखिए कोयला का रूप के बारे में बात करें तो कोयला के कुल 4 रूप होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है। कौन सा, एंथ्रासाइट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप तो कोयला का कार्बन परसेंट को देखते हुए रखा गया है। तो एंथ्रासाइट में होते हैं 90 से 92% कार्बन होते हैं, 90 से 92% कार्बन होते हैं। ये सबसे अच्छे किस्म का कोयला है। जो कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है विश्व में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके बाद होता है एंथ्रासाइट के बाद लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है। ठीक है, तो ये कर्म आपको कोयला का कर्म हो गया। सबसे अच्छा किस्म का कोयला कहाँ क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। आपको ये याद रखना है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया, भारत गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 को लागू की गई। इस योजना का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस योजना का थीम 100 दिनों का रोजगार है। इस योजना का थीम क्या है, 100 दिनों का रोजगार। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि समस्तीपुर जिले में डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिले में जो है पूसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, पूसा को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में समस्तीपुर जिले में बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये मतलब जो है अच्छा विश्वविद्यालय है। ठीक है, यहाँ पे पूरे देश के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये एक अच्छे मतलब क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे आपको ये याद रहना चाहिए। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि असम में ये किया गया है। ठीक है, किस नदी पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो यहाँ पे देखिए नदी रोपवे से तात्पर्य है कि नदी के बीचों बीच पार करने के लिए नाव के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाना। भारत में सबसे पहले लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी असम में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो बोला कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कांगेर घाटी हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बात करें तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। वन विहार के बारे में बात करें तो राजस्थान में हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कांगेर घाटी हो जाएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा गुरु घासी राम राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा उद्यान है। आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन जाएंगे दोस्तों कि सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है। अगला देखिए वोट यानी कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो ये देखिए 326 अनुच्छेद में आता है। अगर देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन मतलब यहाँ पे विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये मतलब संशोधन कब हुए थे, 1989 में हुए थे। ये आपको इंपॉर्टेंट है। 1989 का संशोधन में क्या किया गया था, 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। 1989 का डेट 21 वर्ष से हटा के मतलब 18 वर्ष कर दिया। ये भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों के शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए अनुसूची 6 में बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे। कौन से मतलब यहाँ पे देखिए असम हो जाएगा, मणिपुर, मेघालय यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये इसका सही आंसर होगा जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये इसका सही हो जाएगा।
इसका यदि आप याद रखना चाहें तो इसका एक फार्मूला आप याद रखेंगे। एटीएम तो जानते हैं दोस्तों, एटीएम तो आपको याद ही होगा। एटीएम का स्क्वायर यदि कर दे, यानी कि एम का स्क्वायर कर दे एटीएम। देखिए असम से, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। इस तरह से आप याद रख सकते हैं एटीएम स्क्वायर। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये मेरा खुद का फार्मूला है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। देखिए जैसे ए नंबर आपको बोले थे, यहाँ पे ए नंबर सही होगा। ठीक है, वही ए नंबर दिया गया है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम। यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के 6वां अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम को आदि मतलब का विवरण किया गया, यानी कि यहाँ पे अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित क्षेत्र में इसको रखा गया, प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। आगे देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 यानी कि 263 में है। यह भारत में केंद्र, राज्य और अंतर राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए गठित की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय सदस्य के रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका विश्लेषण है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषा के साथ है। तो यहाँ पे देखिए अनुसूची 8वीं का संबंध है वो भाषा के साथ में है। तो देखिए आगे देखिए, सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे देख ले। तो अनुसूची हम चलिए एक ही साथ में मतलब आपको एक ही मतलब साथ मतलब सारे अनुसूचियों को आपको समझा देते हैं। अनुसूची पहला में देखिएगा तो पहला में क्या क्या है, केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरा अनुसूची में बात करेंगे तो जो अधिकारी जितने भी सारे अधिकारी, पहला में जो बात करें कि जितने भी अधिकारी उसके बारे में बताया गया। दूसरा में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरा में बताया गया राज्य मतलब राज्यसभाओं के बारे में मतलब बताया गया है। ठीक है, चौथा में राज्यसभा के बारे में बताया गया। चलिए एक बार देखिए, पहला अनुसूची में बात करें, अनुसूची फर्स्ट में बात करें, टोटल आपको पता है कि 8 अनुसूची है। ठीक है, जब संविधान बने थे तब, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूची है टोटल। अब चलिए पहला अनुसूची के बारे में बात करें, अनुसूची फर्स्ट के बारे में। तो संघ एवं राज्य के बारे में विश्लेषण दिया गया है वहाँ पे। दूसरा अनुसूची में बात करें तो जितने भी सारे पदाधिकारी है, जो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इसके बारे में बताया गया है। तीसरा में बात करें तो इसके वेतन भत्ते बताया गया है। चौथा में बताया गया है कि मतलब जो राज्यसभा की सीट का आवंटन है वो चौथा में बताया गया है। पांचवा में बताया गया है क्या कि मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे बात करें झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, इस सबको अनुसूचित क्षेत्र को संरक्षण दिया गया है, उसके बारे में बताया गया। छठा में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है क्या, तो अनुसूचित 6 में बताया गया असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम को क्या किया जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। ठीक है, सातवां क्या बताया गया, सातवां बताया गया कि मतलब केंद्र राज्य और मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। तो इस तरह से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है शक्तियों का। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे, संघ सूची में इतना विषय है, राज्य सूची में इतना विषय है और समवर्ती सूची में इतना विषय है। ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। अनुसूची 8 के बारे में बात करें तो यहाँ पर मतलब भाषा के बारे में बताया गया है। शुरुआत में बात करें तो 14 भाषा शुरुआत में थे, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में कितना भाषा है, 22 भाषा टोटल संविधान के अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो बाद में जो है यहाँ पे कुछ भाषा को जोड़ा गया है। इसके बाद 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है, उसके तहत क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, और उसमें भूमि संबंधित विवाद के बारे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज नहीं दिया जा सकता। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो है यहाँ पे दल बदल के बारे में बताया गया, दल बदल पार्टी जो दल बदलता है उसके बारे में बताया गया, विश्लेषण किया गया। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित विश्लेषण करता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से होगा, उसके बारे में बताया गया। अगला जो लास्ट अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो ये नगर पालिका से संबंधित चीज़ों को विवरण करता है, यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से 12 अनुसूचियाँ, इस तरह से आप सारे अनुसूची को आप याद रखेंगे। यदि याद नहीं रहता तो आप लिख लेंगे ताकि आप याद कर पाए। देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहा है तो भाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 भाषा बाद में जोड़े गए। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर देखिए व्याख्या क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता परिषद एक सहकारी मतलब सरकारी सलाहकारी निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। परिषद में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता आदि सदस्य के रूप में शामिल हैं। आगे देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका उच्चतम विधि अधिकारी होगा एडवोकेट जनरल।
इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत? 165 के अंतर्गत। यही बोले आपको कि 76 अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है, मतलब यहाँ पे महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और वहाँ पे क्या दिया गया है, एडवोकेट जनरल, और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। ठीक है, महान न्यायवादी इसको बोला जाता है, जो राष्ट्रपति का सबसे सर्वोच्च विधि जो है वो सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है 76 अनुच्छेद में। इसके बारे में भी याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान न्यायवादी के बारे में बात करें तो अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। ये राष्ट्रपति का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, अब पूरे देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है उसके बराबर उसको पावर रहता है। यहाँ पे देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा गया है इसका। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधी यहाँ पे संबंधित है। अनुच्छेद यहाँ पे 29(1) भारत में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग, भाषा, संस्कृति, लिपि को संरक्षण करने का अधिकार वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन से जात यहाँ पे कौन हो जाते हैं? तो हिंदू छोड़ के बाद बाकी जितने भी सारे धर्म हैं वो सब सारे अल्पसंख्यक हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, यानी कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, पादरी हो गए, जैन हो गए, जितने भी सारे हैं वो सब सारे क्या हो जाएंगे? तो ये सब अल्पसंख्यक का दर्जा सबको प्राप्त है, यानी कि मेजोरिटी में नहीं है, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं। और इसको अनुच्छेद 29 के तहत इसको क्या मिला है? एक विशेष अधिकार मिला है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 12 में देखिए तो 12 से 35 तक ये मौलिक अधिकारों का वर्णन इसमें है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे यहाँ बोला है वित्त आयोग क्या है? यहाँ पे ऑप्शन क्या देखिए, यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वित्त आयोग एक है, क्या है वित्त आयोग? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। यहाँ पे संवैधानिक बोलने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है, संविधान का अनुच्छेद 280 में बात करें तो इसका उल्लेख किया गया, यही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। आगे देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला शिक्षा और वन संविधान के किस सूची में अंतर्गत आते हैं? तो आपको बताया अनुसूची 7 में बात करें तो कुछ विषय का यहाँ पे उल्लेख किया गया है जो केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है समवर्ती सूची जो है 7वें अनुसूची के अंदर समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के में बांटा गया है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है विश्लेषण में, शिक्षा और वन संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। इनके विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास में होता है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि भारत एक डैश राष्ट्र है। तो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कोई भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए विश्लेषण देख लीजिए, भारत के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा भारत सरकार। यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्ताव की थी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दल विहीन यानी कि कोई दल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी दल नहीं होना चाहिए, सबको अपना अपना जो है जाएगा वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, अपने अपना मत देंगे। ये मानना था जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है? लोकनायक बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं उसके हीरो कौन कहलाते थे? लोकनायक कहलाया जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण ने देश में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना प्रस्तावित की थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, राजीव गांधी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, राजीव गांधी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगला देखिए इसका विश्लेषण क्या है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा सेना जुलाई 1987 को तैनात की थी। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो प्याज के उत्पादन में देखेंगे विश्व स्तर पर तो भारत का रैंक दूसरा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 में दुनिया भर में प्याज उत्पादक देशों का भारत
भारत प्रथम स्थान पर रहा है और इनकी दूर मतलब यहाँ पे द्वारा 2023 के बाजरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा ना जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे एज इट इज मतलब यहाँ पे लिख दिया गया है। ये आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, इतना श्योर रहिए हमारे बात पे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिएवा जो है किस देश से संबंधित है? ये तो फ्रांस से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्रिस्टिना मेडेलिन ओडेट लगार्ड एक फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ और वकील है। इन्होंने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने वर्ष 2011 से 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 11वें प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य किया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगे आपको 33वां नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला एक मार्क है, एक मार्क क्या हो जाएगा? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता का आश्वासन मुहर, यानी कि जिस पे जो भी खाद्य पदार्थ है उस पर यदि एक मार्क लगा हुआ है तो यानी कि आप उसे आंख बंद करके खरीद लेते हैं, क्योंकि ये गारंटी देता है कि आपका जो फूड पैकेजिंग है वो अच्छा है और मतलब आप अच्छे तरीके से यहाँ पे हाइजीन फूड खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मार्क एक गुणवत्ता आश्वासन के लिए मुहर लगाई जाती है जिसका प्रयोग कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 के तहत किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे बोला 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? प्रछन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए अनुत्पादक कार्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि बात करें कि ऐसे मतलब लोग जब जिसका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो काम पे हैं। जैसे बात करें प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो खासकर कृषि में देखा जाता है। जहाँ पे 2 लोग काम कर सकते हैं वहाँ पे 10 लोग काम करते रहते हैं। तो ये कृषि में ये चीज़ें देखा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे बोला अर्थव्यवस्था में एक प्रचंड छिपी बेरोजगारी अर्थात काम के में आवश्यकता से ज़्यादा कर्मचारी द्वारा काम किया जाना जिसका परिणाम अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए रुपये की तुलना में किस विदेशी मूल्य अधिकतम है? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन रुपये की तुलना में बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा रुपये का वैल्यू मतलब किस देश के मतलब करेंसी का वैल्यू है तो वो हो जाएगा कुवैती दिनार। ठीक है, कुवैती दिनार का करेंसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। व्याख्या देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है? रुपये की तुलना में ब्रिटिश पाउंड विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। वर्तमान में सितंबर 2023 में बात कर रहा है कि लगभग 103 मतलब रुपया था, मतलब 103 रुपया हो जाता था एक ब्रिटिश पाउंड के यदि बात करें तो बराबर। आगे देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन देखिए भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे केरल। ठीक है, केरल जो है सबसे अधिक रबर उत्पादन करता है। वही विश्व में बात करें तो इंडोनेशिया आपको हो जाता है मतलब सबसे ज़्यादा अधिक रबर उत्पादन करने वाला। आगे देखिए यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में बात करें, तमिलनाडु केला व फूल उत्पादन करने में है। आंध्र प्रदेश चावल में, केरल रबर में और मध्य प्रदेश धान में। देखिए आंध्र प्रदेश चावल में और मतलब मध्य प्रदेश धान में दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे जो चावल धान अलग अलग ये जो है बेसिकली कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में धान का जो है कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने वाले राज्य छत्तीसगढ़ है। और देखिए धान के बारे में बात करें, चावल के बारे में, तो चावल सबसे ज़्यादा जो है बंगाल में मतलब जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं और पंजाब में उगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। आगे देखिए यदि हम बात करें केला का तो बिहार में बात करें, बिहार के लिए हम बिहार पुलिस के स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करें तो केला सबसे ज़्यादा मधुबनी जिला में उगाया जाता है। वही बात करें चावल और गेहूं का बारे में बात करें तो रोहतास जिला में चावल और गेहूं सबसे अधिक उत्पादन किए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो रंगराजन कमेटी जो 1993 में गठित हुई थी। विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए सरकार 1993 में रंगराजन कमेटी का गठन किया था, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोला कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा योजना और विकास विभाग। आगे देखिए इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है? योजना और विकास विभाग बिहार राज्य के धारणीय विकास सतत विकास के संबंधित बोर्ड है। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए बोला है क्या कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो ये हो जाएगा योजना आयोग पे। पंचवर्षीय योजना यही बनाते थे योजना आयोग, लेकिन अब क्या हो गया है, योजना आयोग खत्म हो गया। योजना आयोग के स्थान पे क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है 2015 से। तो यहाँ पे देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मेदारी योजना आयोग की थी और 2014 में संस्था स्थान पर नीति आयोग नामक एक आयोग बना और 2015 से ये काम करना शुरू कर दिया नीति आयोग। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हो जाए क्या 40 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज विनियम करने वाले बॉडी क्या है? सेबी है। ठीक है,
सेबी हो जाएगा। और सेबी के मतलब आप अध्यक्ष के बारे में बताएंगे, अभी वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच रिटायर्ड हो चुकी है। माधवीपुरी बुच के बाद आप मतलब जो है नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं दोस्तों, और जल्द ही आपका करंट अफेयर आ जाएगा। मतलब अप्रैल महीना आप देखेंगे तो आपको करंट अफेयर सबसे पहले आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और आप चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, तो ये चैनल बिल्कुल नया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी आप तक वीडियो पहुँचा पाएँ। और हमारा कोशिश रहेगा देखिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि हकीकत पता है कि कुछ एक्सप्लेन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खुद ही पसंद नहीं करेंगे कि वीडियो जो है 2-2 घंटा का बना दे रहे हैं। तो इसीलिए हम एक्सप्लेन उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन बनते जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या है, इसका व्याख्या देखेंगे तो सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज नियम का कार्य किया जाता है। यह एक वैधानिक नियामक संस्थान है, यानी कि वैधानिक है, संवैधानिक नहीं। इसको बाद में जोड़ा गया था। और ये सेबी कब उभर के आए थे? तो 1992 में उभर के आए थे। 1992 में इसका स्थापना हुआ था सेबी का। आगे देखिए, बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर जो है इसी से संबंधित है, स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। तो बुल जब आता है तो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो चीज़ें ऊपर की तरफ भागता जाता है, यानी कि क्या होता है कि निवेशक बढ़ जाते हैं, पैसा लगाने वाले। जब बियर आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पैसा नीचे की तरफ जाने लगता है, यानी कि सेल लोग ज़्यादा करने लगते हैं, बेचने लगते हैं सामान। इससे स्टॉक मार्केट आप सुने हुए कभी क्रैश कर जाएगा। स्टॉक मार्केट जब क्रैश करते हैं तो वहाँ पे बियर क्या होता है, बियर का पोजीशन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें दिया गया है। आगे देखिए विश्लेषण क्या दिया है। बुल और बियर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहाँ निवेशक विभिन्न वित्तीय संस्थानों में व्यापार कर सकते हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यस्थ है जो शेयर खरीद और बिक्री की अनुमति देता है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में हो जाएंगे। नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। यहाँ पे देखिए बोला संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों में से एक प्रधान न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसकी स्थापना जून 1945 में हुई। और ये मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग नामक जगह पे है, जो नीदरलैंड का एक शहर है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। बोला रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन मतलब एरिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसके पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नंदन नीलेकनी। यहाँ पे ये नंदन नीलेकनी जो है ये इसके लेखक हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है नंदन नीलेकनी के अलावा रिबूटिंग इंडिया पुस्तक के लेखक बीरल शाह भी है, यानी कि ये दोनों मिल करके लिखे हैं, ये और ये मिल करके ये पुस्तक लिखे है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगा? अम्मान। आगे देखिए जॉर्डन की राजधानी अम्मान, वो इसका मुद्रा का क्या बोला जाता है? दिनार बोला जाता है, जॉर्डन दिनार बोला जाता है इसको मुद्रा को। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? तोगरेक हो जाएगा। अब मंगोलिया का राजधानी यहाँ पे लिखा गया है, वैसे उलान बटोर इसकी राजधानी होता है। 1 मिनट देख लीजिए, मंगोलिया का राजधानी क्या होता है? उलान बटोर होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? मंगोलिया एक एशिया महाद्वीप के भूमि से घिरा देश है, जिसकी राजधानी उलान बटोर। मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक और तोगड़ोक भी बोला जाता है इसको। अब देखिए ये किसी स्थल भाग से, पूरा स्थल भाग से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मंगोलिया किसी भी समुद्री सीमा नहीं लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय मतलब देश है, एशिया का, ना कि पूरा विश्व का, ठीक है। पूरा विश्व में देखेंगे तो पूरा विश्व में कजाकिस्तान जो होगा सबसे बड़ा देश होगा, जो स्थलीय देश है। यहाँ पे देखिए इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डैट गेदर्स मास किताब किस मतलब इसके लेखक कौन थे? तो इसका लेखक हो जाएगा के शंकरन नायर। ये भी पुस्तक पुराने हो चुके हैं, ये पुस्तक आपको पूछा नहीं जाएगा, वैसे आप याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। के शंकरन नायर ने इनसाइडर आईबी एंड रॉ पुस्तक लिखी है। भारत के भीतर खुफिया एजेंसी आईबी तथा देश के बाहर खुफिया एजेंसी रॉ है, यानी कि भारत के अंदर यदि कुछ खुफिया जानकारी को पता लगाना हो तो आईबी को भेजा जाता है, और यदि देश के बाहर खुफिया विभाग को यदि भेजना हो तो उसे रॉ को भेजते हैं। यानी कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछ जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाता है इसका फुल फॉर्म, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाता है। आगे देखिए सीरिया की राजधानी कहाँ पर? सीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो सीरिया का राजधानी हो जाएगा दमिश्क, ये हो जाएगा सीरिया की राजधानी। देखिए सीरिया सीरिया देश की राजधानी दमिश्क, और वो मुद्रा क्या हो जाएगा? सीरियन पॉन्ड हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए ये क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है कि दूरदृष्टि दोष किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो जब भी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन का देख लीजिए, एक क्वेश्चन के साथ और भी विशेषण हम बता रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा इसका आंसर।
दूरदृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि में अवतल लेंस। जो निकट के वस्तु को मतलब जब निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखता है और दूर की वस्तु नहीं दिखता है। दूर दृष्टि में दूर के वस्तु दिखते हैं और निकट के वस्तु नहीं दिखते हैं। जब भी दूर के वस्तु दिखे और निकट के वस्तु नहीं दिखे तो उस समय में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। जब भी निकट की वस्तु दिखे और दूर की वस्तु नहीं दिखे तो उसमें क्या होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। यही दूसरे तरह से याद कीजिए तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए इसका क्या बोल रहा है। बोला दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के बीच मोटा, किनारे पर पतला होता उत्तल लेंस में आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि उत्तल लेंस के बारे में बात करें तो देखिए उत्तल लेंस कुछ ऐसा बनता है। ये उत्तल लेंस का मतलब इसका इमेज है। यही अवतल लेंस के बारे में बात करें तो अवतल लेंस कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अवतल लेंस कुछ इस तरह से होते हैं। ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। ये बात करें इस तरह से लेंस लगाया जाता है तो इससे क्या होता है कि दूर की चीज़ें मतलब जो है दूर दृष्टि दोष दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इस तरह से ये लेंस लगाए चश्मा में तो यहाँ पे क्या होगा, निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 माइक्रोन बराबर होते हैं। 1 माइक्रोन होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। माइक्रोन को म्यू से दर्शाया जाता है। 1 माइक्रोन 0 मतलब 10⁶ होते हैं। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो क्या होता है, तो वो क्या होता है भीतर की ओर झुक जाता है। यहाँ पे भीतर की ओर झुक जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो भीतर केंद्र की ओर झुकता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये खाद्य श्रृंखला का उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। ठीक है, तो किस में, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। और ये घटना कहाँ पे होता है, जितने भी सारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें ये घटना होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और रासायनिक ऊर्जा में बदल के क्या करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका विश्लेषण देख लीजिए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है किसको, पेड़ पौधे को। हरे पेड़ पौधे जैसे जीवों से शुरू होती है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। निर्माता सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये पौधे सब क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में देख लीजिए तो यहाँ पे बोला कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि धारा का दिशा और मान दोनों बदलते रहते हैं आपस में। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव करंट भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और धारा का मान परिणाम दोनों परिवर्तित होते हैं। प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल के कारण यह आवधिक रूप से अपना परिणाम भी बदलती है। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखें तो विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको विभिन्न रंगों के समूह को बोलते हैं वर्णपट्टी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपको हिंदी आ जाए चाहे इंग्लिश आ जाए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 54वां नंबर क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। इसका आशंका क्या होता है, विराम जरूरत में होते हैं, यानी कि वो बात करें तो क्या होते हैं, विराम में होते हैं, यानी कि पूरे रुके होते हैं, अचानक चलना प्रारंभ करता है तो क्या होता है वो पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरने की आशंका के कारण विश्राम जरूरत है। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। आपको हम बताए थे अनीला के बारे में। अनीला एक लड़की का नाम है। ठीक है, जो क्या होगा इससे आपको क्या होगा, सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। अ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला, लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लिटमस पत्र किससे बने होते हैं, तो ये बना होता है मतलब बात करें समुद्री शैवाल से बनते हैं लिटमस पत्र। ठीक है, समुद्री शैवाल से लिटमस पत्र बनाया जाता है। जो लिटमस पत्र होते हैं ना, यानी कि एक पेपर जैसा होता है, उसको क्या करता है, यदि अम्ल है, यदि कोई चीज़ अम्ल है, जैसे मान लेते हैं नींबू एक अम्ल है, तो नींबू जब लिटमस पत्र पे डालेंगे ना, लेकिन लिटमस पत्र कैसा होना चाहिए, नीला होना चाहिए। ये नहीं कि उजला लिटमस पत्र पे डालेंगे तो लाल हो जाएगा। नीले कलर के लिटमस पत्र पे डालेंगे तो नीले कलर के लिटमस पत्र पे जैसे ही नींबू को गाड़ेंगे तो लाल हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। आगे यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल बदलता है। प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग आम्ल क्षार परीक्षण में किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 56वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। यानी कि आप देखें रॉक के बारे में पढ़े होंगे, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक नहीं और मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं ना, वहाँ पे पाया जाता है क्या, पेट्रोलियम। यहाँ पे लिखा है सेडिमेंट्री बेसिन लिखा गया है।
तो यहाँ पे ये याद रखेंगे। सेडिमेंट्री बेसिन यानी कि तलछट्टी घाटियाँ में पेट्रोलियम पाया जाता है। तेल रिफाइनरी में संशोधित कच्चे तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्री पेट्रोलियम उत्पाद कहलाते हैं। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा यौगिक। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न अनुसार अमोनिया एक यौगिक है। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन और हल्की गैस होती है। यह गैस पानी के साथ तेज क्रिया करती है। ये अमोनिया क्या होता है, पानी के साथ बहुत तेज क्रिया करता है। 2,4-D हम देखिए धान के खेत में डालते हैं। ये क्या है, एक कीटनाशक है। ठीक है, कीटनाशक कहने से ही आपको मतलब सारा क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। ये क्या है, खरपतवार नाशक है। मतलब 2,4-D नहीं, डाइफ्ला मतलब यहाँ पे खरपतवार नाशक हो जाएगा। यानी कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे सब होते हैं ना, जो बेसिकली धान की फसल को खराब करता है, तो ये 2,4-D उसको मतलब 2,4-D से क्या होता है, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, जो घास फूस होते हैं, उसको मार देता है। तो यहाँ पे देखा है 2,4-डाइक्लोरोफेनोक्ली एसिड। ठीक है, यहाँ पे 2,4-D इसका मतलब शॉर्टकट नाम है। एक सामान्य प्रणाली मतलब गत शाकनाशी यानी कि पौधे को मतलब जो छोटे छोटे घास होते हैं उसको नाश करने वाले, जिसका उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण में किया जाता है। जैसे बात करें धान सब के खेत में डाला जाता है, धान सब इससे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, और छोटे छोटे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, जैसे घास सब मर जाते हैं। एक खास श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होता है, हर चरण पर ऊर्जा घटता है। ये कथन किसका था, ये कथन दिए थे लिंडमैन ने। लिंडमैन के बारे में याद रखिएगा, लिंडमैन मतलब ये चीज़ें बताया था, लिंडमैन इसका नाम है। एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, जो 10% का मतलब कंसेप्ट दिया था कि एक पोषक तत्व से मतलब एक पोषक मतलब जो व्यक्ति है उससे दूसरे चीज़ों में जाता है, ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे 10% ऊर्जा उसका कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या इसका दिया हुआ है कि एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होता है, घटते हैं। आगे देखिए 60 में बात करें बायोगैस के अवयव होते हैं। बायोगैस का अवयव क्या हो जाएगा, CH3H2 और CO2 हो जाएगा, ये बायोगैस बन जाते हैं इससे। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बायोगैस अवयव CH4H2 एवं CO2 बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस निकलती है। बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान ये देखिए, न्यूक्लियॉन का मान में बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है ये न्यूक्लियॉन कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, एक न्यूक्लियॉन या तो एक प्रोटॉन या एक मतलब या न्यूट्रॉन होता है, जिसे परमाणु नाभिक के घटक के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए 62 नंबर है, जैव मंडल में रासायनिक पोषक को का चरण होता है। क्या होता है, यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चरण जल, वायु और भूमि तनों के द्वारा होता है। जल वायु इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे जल के द्वारा भी होता है, भूमि के द्वारा तो वायु के द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये बहुत अच्छे से पता होगा। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ठीक है, वही लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है, तो लिपिड संश्लेषण होता है आपको कहाँ पे, तो ये लिपिड संश्लेषण यानी कि फैट का संश्लेषण कहाँ पे होता है, यानी कि जो वसा बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में आप सुने होंगे। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदुरी भी होता है और चिकना भी होता है। तो चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम देखिए आपके कोशिका में बात करें तो कोशिका में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉली राइबोसोम कहलाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में क्या, प्रोटीन को तोड़ने में भाग लेता है। आगे देखिए पुनरुद्धान विशेष क्षमता पाई जाती है किस में, तो पूरी फेरा, जितने भी पूरी फेरा जंतु होते हैं उसमें। पूरी फेरा जंतु अधिकतर बात करें तो जल में पाया जाता है, ये स्पंजी होते हैं। हाइड्रा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों यदि इसके कई टुकड़ों काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े क्या हो गए, विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाता है। इसकी विशेषता मतलब इसकी विशेष क्षमता पूरी फेरा कहलाती है। जैसे बात करें कि जैसे मान लेते हैं कि ये जीव हाइड्रा जैसे हो गया, हाइड्रा का आप 10 टुकड़ा कर दीजिए तो उससे 10 हाइड्रा बन जाएंगे, पूरा हाइड्रा बन जाएगा, उसमें कान मुंह नाक सारे हो जाएंगे। तो ये इसका मतलब जो है पुनरुद्भवन का ये चीज़ें होता है। हमारे बॉडी में भी बात करें कि जैसे लीवर होता है, लीवर यदि क्षतिग्रस्त हो जाए तो वहाँ पे रीजनरेटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है लीवर में, और सबसे रीजनरेटिंग कैपेसिटी सबसे कम किस में होता है, तो मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर देखिए, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप, यदि घास प्रथम पोषी स्तर है
तो तृतीय पुरुषीय स्तर पे क्या होगा, तो यहाँ पे तृतीय पुरुषीय स्तर पे सांप होगा, क्योंकि सांप क्या होगा, मेढक को भी खा जाएंगे, टिड्डा को भी खा जाएगा, तो तृतीय पुरुषीय स्तर पे सांप होगा सिर्फ। आगे देखिए, यहाँ घास उत्पादक प्रतिनिधित्व करती है, टिड्डा प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है क्योंकि टिड्डा को खा जाएगा, और तृतीय उपभोक्ता सांप हो जाएगा क्योंकि मेढक को भी खा जाएगा और ये टिड्डा को भी खा जाएगा। आगे देखिए, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, यहाँ पे पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है पारिस्थितिकी जीव विज्ञान वह भूगोल की शाखा है जो पारिस्थितिकी अध्ययन में पर्यावरण जैविक अजैविक घटकों का अंतर संबंध है। आगे देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 67 नंबर क्वेश्चन बोला है इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरण नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक की थैली। ये क्या है कि ये कभी भी मतलब जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ये क्या होगा, घरेलू अनिम्नीकरण हो जाएगा, नहीं होगा। ये पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, वही चीज लिखा कि डिकम्पोज नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक थैलियाँ, टीन, कागज, ये सब क्या है, निम्नीकरण पदार्थ है। आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, फफूंदी। फफूंदी क्या होता है, परजीवी और मृतोजीवी दोनों के मतलब सहजीवी है, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है। आगे देखिए, फफूंदी परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी मृतोपजीवी होते हैं। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छत्रक या मशरूम। आगे देखिए, एडिटिव भोजन में होते हैं, क्या होते हैं, रोगनाशक और खनिज दोनों होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एडिटिव भोजन में रोगनाशक और खनिज दोनों होते हैं, शरीर में खनिज तत्वों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे रीजनिंग शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रीजनिंग का दोस्तों हम डिस्कशन करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप दोस्तों मतलब देख सकते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी। इस तरह से देखिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखिए और इसका मतलब कथन यहाँ पे दिया गया है। ऐसे से 1 2 3 कथन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, यहाँ पे फिर से एक मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे, 19। अगला देखिए, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएंगे, 36। और यहाँ पे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अगला देखिए, एक मतलब लाभ हानि से क्वेश्चन है और इसका आंसर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन में क्या है, तो देखिए 66 सही 2 पूर्णांक मतलब 66 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे इसका व्याख्या देख लीजिए, इसको इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, मिक्सचर एनालिगेशन मेथड को यूज करके बनाया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मतलब सिर और मतलब पैर वाले क्वेश्चन है, जहाँ से पूछा गया कि सिर कितना, मुर्गी का संख्या कितना होगा, मुर्गी का संख्या, सिर और पैर दे दिया जाता है, संख्या पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे, यहाँ पे 15 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से बनाया गया। 76वां नंबर 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1416.80 पैसा हो जाएगा। यहाँ पर मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्र धन, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 10% मतलब यहाँ पे वार्षिक दर पे मतलब यह जो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 441.35 पैसा हो जाएगा, 441 रुपया 35 पैसा हो जाएगा। इसका इस तरह से बनाया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 400 रुपीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आगे हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, और ये क्वेश्चन आपको त्रिभुज से है, ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मतलब 2√66 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन फार्मूला आप जानते होंगे, ये इसको हीरोन सूत्र बोला जाता है। इस तरह से आप निकाल देंगे, बहुत ईजिली होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे व्यास दे दिएगा, व्यास आपको पता होगा, व्यास क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। डी इक्वल्स क्या होता है, 2r होता है। इस तरह से तोड़ लेंगे और आपको पता होगा इस तरह से अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी होता है π/4, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लिए, यहाँ पे देख लीजिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नीचे दिए गए मतलब यहाँ पे पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा लगाने के लिए बोल रहा है। इस तरह से पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या बोलते हैं, दंपति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका विश्लेषण क्या है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा वाक्य के लिए उपयुक्त सही दंपति है शब्द। यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यों का आकर्मक
क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ पीस रहा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्रिया दो तरह के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। यहाँ पे इस तरह से देखिए, वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग कर्म के अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अकर्मक अर्थ होता है कर्म के बिना। प्रश्नानुसार गेहूँ पीस रहा है, यह भी बोला जाता है गेहूँ मतलब जो है गेहूँ मतलब मील में पीस रहा है। ठीक है, गेहूँ कहाँ पीसा जा रहा है? मील में पीसा जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मील क्या हो गए हैं? तो मील हो गए हैं एक मतलब जो है यहाँ पे एक मील जो है यहाँ पे क्या लग गया? जैसे बात करें ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसी तरह से मील क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। निज भाषा उन्नति आहें सब उन्नति को भूल, पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे देखेंगे ये पंक्ति किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये पंक्ति है, ये कवि थे। यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है, यहाँ पे व्याख्या क्या है? निज भाषा उन्नति आहें सब उन्नति के भूल, ये किसका पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का पंक्ति है। ये बहुत उसी तरह से लिख दिया, एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बोला कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मतलब अली आली दिया है, कली और भौरा दिया हुआ है, सखी भौरा दिया हुआ है, और भौरा सखी दिया हुआ है, भौरा कली दिया हुआ है। इससे यहाँ पे देखेंगे तो सही मतलब युग्म क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा, और कली मतलब भौरा का सखी, ये इसका सही युग्म है। प्रश्न अनुसार सही युग्म क्या है? ये सी ऑप्शन है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दे दी गया है। आगे देखिए यहाँ पे बोला घर का जोगिन जोगना, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, लोकायुक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, मुहावरा लोकायुक्ति के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों हिंदी के हर बुक में मिल जाएंगे आपको। तो इसका सही युक्त क्या हो जाएगा? घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यानी कि जो घर में जो बेसिकली जो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, उसको घर में बेसिकली क्या होता है? उसको लोग उतना ही वैल्यू देते हैं, मतलब एक नॉर्मल ही समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर के लोग जो है डीएम बन जाए तो पूरा दुनिया उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, लेकिन घर का लोग क्या समझेगा? कोई उसको भैया समझेगा, कोई उसको चाचा समझेगा, कोई उसको मतलब जो बेसिकली कोई अपना बेटा समझेगा। तो उस सब के लिए उसी तरह से वो ट्रीटमेंट करवाएंगे वो। ठीक है, तो इसी का मतलब यही है कि घर में जो है किसी भी का ज्ञान का सम्मान नहीं होता है। यहाँ पे ये है घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। ठीक है, बोला लोकयुक्ति का सही अर्थ है ज्ञानी का मतलब घर का ज्ञानी का सम्मान नहीं। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? सही वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप असफल हो गए तो क्या करोगे? यहाँ पे ये एक सही वाक्य है। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बोला कि नीचे वाक्य में दिया गया है इनमें से कलांकित शब्द को बोला अर्थ बताइए। तो कलांकित क्या है? कृतघ्न है। कृतघ्न मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? असहान फरामोश। एहसान फरामोश जो होता है ना, जिस पे आप बहुत ज़्यादा एहसान किए और वो आपको बदले में क्या किया? आपको मतलब जो है बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह से आपका एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं किया, तो इसको बोलते हैं एहसान फरामोश हो जाना। तो कृतघ्न का सही वाक्य क्या होता है? एहसान फरामोश होता है, यहाँ पे दिया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला कि नीचे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो यहाँ पे क्या है? किसी गुण दोषों का सम्यक रूप विवेचन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे समालोचना हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए इसका मतलब आपको व्याख्या दिया गया है क्या कि किसी गुण दोषों के सम्यक रूप को विवेचन वाक्य के उपयुक्त शब्द समालोचना है। यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश के क्वेश्चन हो जाएंगे, और इंग्लिश का क्वेश्चन क्या दिया गया है? बिलो द गिवन सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट्स ऑफ ABC इन विच पार्ट ऑफ द फाइंड ईयर। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आपको दे दे मतलब बिहार पुलिस वाले एग्जाम में। लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत ही आसान रहेगा आपको मतलब यहाँ पे फाइंड करने में। ओनली वन ऑफ द गर्ल, ये सही है। डैट हैज़ सिक्योर्ड, ये भी सही है। फर्स्ट क्लास सी इज बोथ, फर्स्ट क्लास सी इज बोथ नहीं होगा, सी मतलब यहाँ पे इज लगा हुआ है तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगा, इज के साथ बोथ नहीं होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ही का प्रयोग हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चाहे ईट का प्रयोग हो, देखिए ईट लेट इट्स टाइम डैश होम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। वी शुड गो, यहाँ पे वी शुड गो होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? वी शुड गो। साधारण सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो हमें घर जाना चाहिए, हमें ये यहाँ पे हो जाएगा वो हमें घर जाना चाहिए। वी शुड गो का मतलब होता है, अब देखिए सलाह दी गई है, लेट हो रहा है, हमें घर जाना मतलब समय से घर जाना चाहिए। शुड का मतलब शुड का प्रयोग होगा इस तरह से। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो बोला सेलेक्ट सब्स्टिट्यूशन दैट द बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए अंडरलाइन क्या है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब आप जानते ही होंगे, सेग्रीगेशन का मतलब था अधीनता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा।
सेग्रीगेशन मतलब अधीनता होता है, इसका अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब जो अधीन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेशन मतलब अधीनता होता है, डोमिनेशन मतलब तो विध्वंस, इन्फीरियोरिटी मतलब होता है हीनता, और इंटीग्रेशन मतलब तो एकीकरण। तो एकीकरण मतलब जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब होता है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएशन प्रेट मीनिंग फॉर द आइटम्स आउट ऑफ योर ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मतलब यहाँ पे आइटम्स फ्रेज क्या दिया है, एट डिगर ड्रॉन, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब होता है एन एनमिटी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, एन एनमिटी एट डिगर ड्रॉन्स, दुश्मन पर, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू हैव बीन ट्रैवल ऑल डे यू डैश बी वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, मस्ट लगेगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, बोला चूज अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग अंडरलाइन आइडम्स फ्रेज। तो यहाँ पे आइडम्स फ्रेज क्या है, हु ब्लो हीज ऑन ट्रम्प्ट। यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे प्राइजेज हिमसेल्फ। ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार मतलब आप बना चुके होंगे, चाहे बनाए होंगे, चाहे अभी देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप बनाते हुए चलेगा। अपोजिट मीनिंग बोला है यहाँ पे, क्या चूज सेट का बोला है, मतलब कोसेट का बोला है, चूज सेट बोला है। कोसेट का हो जाएगा क्या, निगलेक्ट हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए निगलेक्ट मतलब क्या होता है, उपेक्षा, यानी कि किसी को नकार देना। डाइवर्ट मतलब क्या होता है, ध्यान हटाना। पैम्पर मतलब क्या होता है, लाड प्यार। और पिंच मतलब क्या होता है, चुटकी, ठीक है। आगे देखिए 96 नंबर क्या बोला है, बोला इम्नेसिपेट, सिनोनिम्स क्या होगा इसका, इम्नेसिपेट का। तो इम्नेसिपेट का हो जाएगा या लिबरेट, ठीक है। यहाँ पे हेल्प होता है सहायता, शेल्टरिंग मतलब होता है आश्रय, लिबरेट मतलब होता है मुक्ति, और टाई अप मतलब होता है बांधना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे हो जाएगा, 2024 में, अक्टूबर 2024 में बोले तो मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, किसको, सुनीता कृष्णन को, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे इसका मतलब व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया सुनीता कृष्णन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो यौन तस्करी के खिलाफ उनकी लड़ाई और पीड़ितों को पुनर्वास के प्रति उनके समर्थन को मान्यता देता है। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 98 नंबर क्वेश्चन बोला अक्टूबर 2024 में किस भारतीय वित्तीय संस्थान स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन शुरू किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नाबार्ड ने। नाबार्ड का हो जाएगा नेशनल, यहाँ पे नाबार्ड का आपके बारे में पता ही होगा, नाबार्ड मतलब बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो लिखा है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड बुलाया जाता है। ये शिवरमन समिति की सिफारिश पे आया था, ये आपको याद रखना है। शिवरमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड को स्थापना किया गया था। स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना होता है। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या अक्टूबर 2024 में भारतीय व्यक्तित्व के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मानवाधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए समर्पण को मान्यता देता है। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, सी नहीं। यहाँ पे तीस्ता शीतलवाड़ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तीस्ता शीतलवाड़। अब देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल में देख लीजिए। तीस्ता शीतलवाड़ सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मानवाधिकार की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए समर्पण मान्यता देता है। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है आज का। तो बोला अक्टूबर 2024 में किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के योग गुरुओं उत्साहित लोगों ने भाग लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, ऋषिकेश। यहाँ पे योग मतलब दिवस मनाए गए थे। तो आगे देखिए यहाँ पे बोला कि ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जो योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न संस्कृतियों के बीच योग आदान प्रदान को बढ़ावा देने का एक मंच है। और ये योग दिवस कब मनाया जाता है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये आप याद रहेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आज का इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का स्पेशल चैनल है। जब तक बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम चलेगा, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा यहाँ पे। धन्यवाद।